जो यंग जनरेशन है, जो जवानी है, वही दिशा देती है समाज को। हम चाहे जितने रोमांटिक गाने गा लें, हम चाहे जितना कुछ भी युद्ध कर लें, लेकिन जब तक हमारी यूथ जनरेशन जो है वो सही दिशा में नहीं होती, तब तक देश प्रगति नहीं कर पाता। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैंने भी बहुत पढ़ाई कर ली है बाय द वे। तो वहाँ पर जो नेता लोग होते थे, छात्र नेता, वो मुझसे नारे लिखवाया करते थे। मैंने एक नारा लिख के दिया था एक नेता को, मैं वो नारा सारे स्टूडेंट्स को समर्पित करना चाहता हूँ। फिर जल्दी से बहुत तेज रफ्तार में कविता सुना दूंगा कि जंजीरों की झनकारों में जन की आजादी पलती है। मैं युवाओं में वो उत्साह देखना चाहता हूँ जो उत्साह वास्तव में देश को चाहिए। जंजीरों की झनकारों में जन की आजादी पलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। तो बस आप अपने, मैं सच्ची घटना पर आधारित एक कविता सुनाता हूँ। मैं क्लीन शेव रहा करता था। हम 10 भाई बहन हैं, हमारे 9 भाई बहनों की शादी हो चुकी थी, मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। मैं ब्यूटीफुल टाइप का हैंडसम था। हैंडसम तो मैं आज भी हूँ वैसे। कोई ससुर आता ही नहीं, तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, बस तुम लोग आनंद लेते रहो। कोई ससुर आता ही नहीं था। एक आया, हमको देखा, मैं क्लीन शेव रहता था, तो पिता और हमको देखा, चल दिया। पिताजी ने कहा, भाई साहब क्यों जा रहे हैं? बोला, इससे कौन शादी करेगा, ये तो बच्चा। मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने पूरी दाढ़ी रख ली। दूसरा है, वो भी चल दिया। पिताजी ने कहा, आप क्यों जा रहे हैं? बोला, इससे कौन शादी करेगा, ये तो गुंडा। तब मैंने मध्य मार्ग अपनाया। फिर भी कोई प्रपोजल नहीं आया। एक बार विष्णु भैया आए हुए थे लखनऊ कवि सम्मेलन में, तो दोपहर में बैठे हुए थे, पिताजी मुंह लटकाए बैठे। विष्णु जी ने पूछा, चाचा जी क्या बात, इतना दुखी क्यों है? तो पिताजी बोले कि किसी तरह सर्वेश की भी शादी हो जाती तो हम गंगा नहा लेते। अच्छा, हमारे उत्तर भारत में कोई अच्छा बुरा काम कंप्लीट होता है तो गंगा नहाई जाती है। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि पिताजी मेरी शादी को अच्छा काम समझ रहे हैं कि बुरा काम समझ रहे हैं। तो विष्णु जी ने कहा, ऐसा करो चाचा जी कि इसका एक मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवा दो, हो सकता है कोई पार्टी फंस जाए। तो मेरा मैट्रिमोनियल विज्ञापन सर निकलवाया गया। उसमें ये भगवान कसम सच्ची करता है, झूठ कभी नहीं बोला तक। तो मेरा मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवाया गया। उसमें मेरी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी, लेकिन वो गलती से 82 साल छप गई। 28-82 हो गया। अब हम समझ गए कि कोई प्रपोजल नहीं आएगा, हमको कुंवारा ही रहना पड़ेगा। चूंकि अटल जी के शहर लखनऊ का हूँ, इसलिए हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री भी बनना पड़ जाए। लेकिन मेरे लिए प्रपोजल्स आए 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली का। तो हमने अपने पिताजी को देखा, उनकी उम्र सर 80 साल थी। हमने मन ही मन पूछा, अब आपके ठहाके और मेरी कविता शुरू। हमने मन ही मन उनसे पूछा, पिताजी ये विज्ञापन आपने मेरे लिए निकलवाया कि अपने लिए निकलवाया? मैं उसी से कविता बनी थी। एक बार ताली बजाइए, शुरू करता हूँ। ये अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता है। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा डिस्क्रिप्शन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। लेकिन आनंद लेना, लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया 20-25 साल पहले। आज भी क्या हेल्थ है, 20-25 साल पहले तो और बेकार थी। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन टेंडर नोटिस के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, मजा लेना सारे लोगों। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। एक में था, माल कितना पुराना है। थोड़ा और आनंद लेना, थोड़ा और इधर से भी। एक में था, माल कितना पुराना है। दूसरे में था, क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है। तीसरा पूछ रहा था, थोड़े तालियां उठा के बड़े, तीसरा पूछ रहा था, मशीनरी की क्या कंडीशन है। तीसरा पूछ रहा था, मशीनरी की क्या कंडीशन है। और चौथा जानना चाह रहा था, क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरी शुदा विवाह योग्य बेटा, लगता है बिगड़ी हुई मशीन
होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई, अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। फिर मेरी शादी हो गई, मेरे साले साहब मुझे देखने आए, मैं तब यूनाइटेड नेशंस में नौकरी करता था। ससुर साहब, मेरी ससुराल बिहार में है, तो ससुर साहब प्रोफेसर थे। मेरे बड़े साले साहब देख के गए, बोले पापा लड़का तो अच्छा है, नौकरी भी ठीक करता है, लेकिन कमी है। अब हमारे सीधे साधे ससुर ने जो बोला है उस पर बहुत अच्छी ताली बजाना। वो बोले पापा लड़का तो अच्छा है, नौकरी भी अच्छी, लेकिन कमी है। तो वो बोले कोई बात नहीं, एक आध कमी तो सब में होती है। ये बच्चे आ रहे हैं जो अभी कुछ करेंगे, हाँ ये कुछ करेंगे, इसमें ये कुछ तगड़ा करेंगे। हाँ ये सब ब्लैक कपड़े पहन के और मैं व्हाइट हूँ, इसलिए कोई मिलाकर ब्लैक एंड व्हाइट। अब ताली बजाओ, मैं कविता कंप्लीट करूँ जल्दी से। किराए के लिए खाली में आई, अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। अब मैं चाहता हूं कि जो हमारा युवा वर्ग है इस बची हुई कविता को उस ढंग से सुने कि जैसे जिम्मेदार लोग सुनते हैं। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। वाह क्या आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम साल 2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इसमें चीखने वाली बात नहीं बेटा, सिर्फ ताली बजा के सोचने की बात है। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले साल 2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मेरी समझदार बेटी, मैं जिस समस्या की तरफ कविता को ले चल रहा हूँ आप लोग समझ गए हैं। और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी और आपका इशारा पाते ही किसी न किसी वजह से मर जाएगी। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा। अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा, क्योंकि दहेज के मौसम में ये जो 2 पंक्तियां मैं कहने जा रहा हूँ, एक एक यूथ का समर्थन मुझे सिर्फ तालियों से चाहिए, क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे हैं। और गरीब माँ बाप की बेटियां इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं। ये विश्वविद्यालय है, यहाँ से बच्चे निकलेंगे, समाज को दिशा देंगे। उनसे हमें बात करनी पड़ेगी, उनसे बताना पड़ेगा कि दहेज लेने वाले को लताड़ के भगा देना। लड़कियों अगर कोई दहेज मांगे कह देना भिखारियों का शादी नहीं करते, मर्दों का शादी करते हैं। और लड़कों तुमसे भी कहना चाहता हूँ, अगर भिखारी परिवार से होना तो दहेज मांगना, अगर अपने भुजाओं में दम हो, अपनी मेहनत पर भरोसा हो, तो कभी दहेज मत लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता स्माइल मैन दिख रहा हूँ, मुझे स्माइल मैन कहा जाता है, तो मैं हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता स्माइल मैन दिख रहा हूँ। असलियत ये है कि मैं एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूँ और हर साल किराए पर बिक रहा हूँ, हर साल किराए पर बिक रहा हूँ, हर साल किराए पर बिक रहा हूँ। थैंक यू सो मच, आपने सुना। और अब मैं चाहता हूँ कि एक बार बहुत तेज तालियां बजाइए आप लोग, और एक बार मन में प्रेम को पैदा करके हो कर दीजिए, हो। क्योंकि अब मैं ऐसे व्यक्ति को बुलाने जा रहा हूँ जिसके खड़े होते ही मैं जानता हूँ